गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं अ सीरीज ऑफ द वायरल डिजीज़। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़ के रूप में बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले पोलियो, जिसको हम पोलियोमेलाइटिस कहते हैं या फिर इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं, इसके विषय में हम लोगों को डिस्कस किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही भयावह वायरल डिजीज़ के विषय में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेबीज। जो बहुत प्रकार के जो ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स हो गए या फिर मंकी हो गए, जयकाल हो गए, वोल्फ हो गए, स्क्वायरल्स हो गए, रैबिट्स हो गए, तो जो हायर मैमल्स होते हैं बच्चों जिनके काटने से होता है, तो इसके विषय हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। हम लोगों ने ये देखा कि रेबीज क्या होते हैं, रेबीज के कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से साइन दिखाई देते हैं, उनके ट्रीटमेंट के विषय में हम लोगों ने बात कर लिया है, डायग्नोसिस के विषय में बात कर लिया है, क्या उनके प्रिवेंशन होते हैं, क्या उनके प्रिकॉशन होते हैं, इन सब के विषय हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए बच्चों, इस वीडियो सेगमेंट के इंपॉर्टेंट कड़ी में हम तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी के विषय में बात करेंगे। यह भी एक प्रकार का वायरल डिजीज़ है, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये सीरीज ऑफ वायरल डिजीज़ के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग तीसरा वायरल डिजीज़ के विषय में डिस्कस करेंगे, जिसको हम डेंगू फीवर कहते हैं या फिर इनको डेंगी भी कहते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है बच्चों, उसको हम डेंगी कहते हैं, लेकिन लोग इसको डेंगू या डेंगी दोनों रूप से कहते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ द डेंगी। ये डेंगी होता क्या है, किसके वजह से होता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द मॉस्किटो बॉर्नी वायरल डिजीज अकरिंग इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। ये एक प्रकार का बच्चों मॉस्किटो बॉर्नी डिजीज होता है। बॉर्नी माने होता है कि बच्चों कैरियर, जो कैरी करता है, तो मॉस्किटो इसका कैरियर होता है। मॉस्किटो के बाइट करने से, मॉस्किटो के काटने से ये वायरस ह्यूमन बींग्स तक पहुंचता है, हम लोगों तक। क्योंकि वायरस बच्चों अपने आप नहीं पहुंचता, इसको ले जाने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, कोई कैरियर होना चाहिए। तो कैरियर कौन होता है? मॉस्किटो होता है। और इस मॉस्किटो को हम क्या नाम देते हैं? एडिस एजिप्टाई, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं बच्चों। इट इज़ अ टाइप ऑफ द कैरियर। ये एक प्रकार का कैरियर होता है, वाहक होता है, जो इस वायरस को, जिसको हम फ्लेवी राइबो वायरस कहते हैं, इसको पहुंचाने का काम करता है ना। तो डेंगी क्या है? डेंगी इज़ अ टाइप ऑफ द मॉस्किटो बॉर्नी वायरल डिजीज़। डेंगी एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है, क्योंकि ये बीमारी है। डेंगी क्या है बच्चों? बीमारी है। किसके काटने से होता है? मॉस्किटो काटने से होता है। कौन सा इसका पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, कौन सा इसका कॉजिटिंग एजेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेवी राइबो वायरस। तो आप एक बार ध्यान दे लीजिए कि जो डेंगू हम कहते हैं, तो डेंगू इज अ टाइप ऑफ द फीवर। ये डेंगू क्या है? एक प्रकार का डेंगू फीवर के नाम से जानते हैं ना हम लोग। तो डेंगू क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ द डिजीज़। ये एक प्रकार का बीमारी है, जिसको हम डेंगू फीवर के नाम से जानते हैं। जिसकी वजह से बीमारी होती है वो एक प्रकार का वायरस है, अर्थात वायरल पार्टिकल है। उस वायरस को हम क्या कहते हैं? फ्लेवी राइबो वायरस। और किसके वजह से, किसके काटने से होता है? कि मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। और उस मॉस्किटो को हम क्या कहते हैं? एडिस एजिप्टाई या टाइगर मॉस्किटो। तो आप एक बार फिर से समझिए, मॉस्किटो बॉर्नी डिजीज, ये डेंगू जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द मॉस्किटो बॉर्नी वायरल डिजीज अकरिंग इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, जहाँ बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ती है, या समशीतोष्ण जलवायु जहाँ होता है बच्चों, वहाँ भी ये देखने को मिलते हैं, है ना। आइए बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे हमारे पास तक पहुँचते हैं। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो बॉर्नी फ्लेवी राइबो वायरस। तो डेंगू फीवर जो होता है बच्चों, ये किसकी वजह से होता है? अगर हम ये कहें तो इसका जो कॉजिटिंग एजेंट होता है बच्चों, ये है फ्लेवी वायरस। अर्थात ये एक प्रकार का वायरस होता है, जिसको हम फ्लेवी वायरस कहते हैं, इसकी वजह से होता है। लेकिन ये वायरस किसके द्वारा पहुंचता है? मॉस्किटो के द्वारा, है ना। तो डेंगू फीवर किसके वजह से होता है? अगर उसका कॉजिटिव एजेंट पूछा जाएगा तो कॉजिटिंग एजेंट होता है फ्लेवी राइबो वायरस। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, किसके काटने से होता है? तो मॉस्किटो के काटने से होता है। उस मॉस्किटो को हम क्या कहते हैं? उसको हम एडिस एजिप्टाई या टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। क्यों टाइगर मॉस्किटो कैसे कहते हैं बच्चों? क्योंकि टाइगर जैसे इनके बॉडी पर स्ट्राइप्स पाई जाती हैं, जो लाइनें पाई जाती हैं, जो लकीरें पाई जाती हैं, धारियाँ पाई जाती हैं बच्चों, जिस प्रकार से टाइगर में होता है, ठीक इसी प्रकार इनके एब्डोमिनल रीजन पे आप देखेंगे तो टाइगर जैसे लाइनिंग देखने को मिलती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप ये फिगर जो देख रहे हैं बच्चों, ये फिगर जो आपके सामने इंटरफेस हो रहा है, ये एक प्रकार का वायरस है, जिसको हम फ्लेवी राइबो वायरस कहते हैं, जिसकी वजह से डेंगू वायरल फीवर होता है ना। अगला अगर हम देखें बच्चों,
वायरस ऑफ डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द एडीज एजिप्टाई, दैट इज द टाइगर मॉस्किटो। जैसा कि आपके सामने ये जो मॉस्किटो दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, इसको हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। तो इनके ऊपर क्या होता है, इस प्रकार से इनके बॉडी में देखेंगे तो टाइगर जैसा स्ट्राइप्स देखने को मिलती हैं, इसलिए हमको इसको टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं। और इसका अगर हम जोलॉजिकल वर्ड देखें, वो जोलॉजिकल नाम देखें बच्चों, तो इसका जो जोलॉजिकल नेम होता है वो एडीज एजिप्टाई होता है। और ये एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का मॉस्किटो होता है जिसके बाइट करने से होता है, जिसके काटने से होता है। और यही मॉस्किटो इस वायरस को, फ्लैवी वायरस को हमारे पास तक पहुंचाने का काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्किन को क्या कर रहा है, पेनेट्रेट कर रहा है और अपने माध्यम से क्या करेगा, जो फ्लैवी वायरस है उसको हमारे पास तक पहुंचाने का काम करता है। एडीज मॉस्किटो ब्रीड इन क्लीन वाटर एंड बाइट्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। ये एडीज मॉस्किटो जो होता है बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है, अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश वाटर पाए जाते हैं, क्लीन वाटर पाए जाते हैं, जो बिल्कुल साफ पानी होता है। हमारे आसपास के माहौल में, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जो पानी होते हैं बच्चों, इसीलिए अपने घर के आसपास में पानी को नहीं टिकाना चाहिए। अगर पानी हो तो उसको तुरंत ड्रेनेज करना चाहिए। हम लोगों को पूरा व्यवस्था करना चाहिए, पानी का सबसे बढ़िया निकासी करना चाहिए, जिसके वजह से आसपास के माहौल में पानी इकट्ठा न होने पाए। तो ये क्या होते हैं बच्चे, एकदम साफ सुथरे पानी में पाए जाते हैं। अपना ये जो ब्रीड्स करते हैं, अपना जो संख्या बढ़ाते हैं, जो अंडे देते हैं, वो कैसे देते हैं, क्लीन वाटर में अपने अंडे देते हैं। एंड बाइट्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, और ये दिन में क्या करते हैं बच्चों, काटते हैं। ये मॉस्किटो, इनका जो नेचर होता है, ये दिन में क्या करते हैं, बाइटिंग करने का काम करते हैं, काटने का काम। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल क्लीन पानी है, एकदम साफ सुथरे पानी में अपने अंडे को देते हैं, है ना। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डेंगू फीवर आर कॉमन। यहाँ अगर हम देखें तो 2 प्रकार के डेंगू फीवर देखने को मिलते हैं। पहला है क्लासिकल डेंगू फीवर और दूसरा होता है बच्चों डेंगू हेमरेजिक फीवर, अर्थात एक ऐसा फीवर जिसकी वजह से, अर्थात जो डेंगू के वायरस पाए जाते हैं बच्चों, ये हमारे बॉडी में ब्लीडिंग जनरेट कर देते हैं, ब्लीडिंग होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं बच्चों, ये फट जाते हैं। और क्योंकि हमारे शरीर के अंदर तो बहुत सारे ऐसे आर्टरीज, ऐसे जो वेसल्स हैं बच्चों, वो टूटते फूटते रहे, ये हमारा नेचर है। लेकिन वो फिर उनका क्या होता है, उनका क्लॉटिंग हो जाता है। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं बच्चों, वो वहाँ जाकर क्या करते हैं, क्लैम्प बना देते हैं। वहाँ से जो क्लब बनाते हैं बच्चों, वहाँ क्लॉटिंग क्लब बना लेते हैं, अर्थात जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे वेसल्स टूटते भी हैं तो ब्लड इधर उधर फैल नहीं पाता है। लेकिन इस बीमारी में जो डेंगू का फीवर होता है बच्चों, इसमें जो हमारे हेमरेज हो जाता है, हेमरेज की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने पाता है और हमारे आसपास के माहौल, हमारे बॉडी में सब जगह ब्लड कलेक्शन हो जाता है, क्लॉटिंग होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, है ना। तो यहाँ ब्लड भी लॉस होगा और साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, हेमरेज की वजह से पेशेंट मर जाता है। तो 2 प्रकार के डेंगू फीवर देखने को मिलेंगे। पहला क्लासिकल डेंगू फीवर, दूसरा होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसको हम DHF के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ क्लासिकल डेंगू फीवर। क्लासिकल डेंगू फीवर के क्या सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है बच्चों सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर। फीवर बहुत तेज़ी से, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अगर क्लासिकल डेंगू फीवर होता है बच्चों, तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर हो जाता है, या 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेज कर जाता है। बहुत तेज़ी से बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगला क्या है बच्चों, फ्रंटल सीवियर फ्रंटल हेडेक। हमारे आगे वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा होता है बच्चों, यहाँ बहुत तेज़ी से क्या होता है, सीवियर पेन होता है, बहुत तेज़ी से दर्द करता है। पेन बिहाइंड द आइज़, हमारे आँख जो नेत्र गोलक होते हैं, इनके पीछे वाले एरिया में बहुत तेज़ी से दर्द करता है। विच वर्सन विथ आई मूवमेंट, और अगर हम अपनी आँख को मूवमेंट कराएंगे बच्चों, अगर हम इधर उधर पलक को घुमाएंगे तब तेज़ी से बहुत दर्द होने लगता है, अर्थात हमारी इस लेटरल साइड में भी बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है। तो फ्रंटल के साथ साथ पूरे नेत्र गोलक को लेते हुए इस लेटरल साइड में बहुत तेज़ी से सीवियर दर्द होता है ना। मसल्स एंड जॉइंट्स पेन, पूरे मांसपेशियों में बहुत तेज़ी से दर्द होता है। जितने भी जोड़ होते हैं बच्चों, हर एक जॉइंट्स में बहुत तेज़ी से सीवियर पेन देखने को मिलता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, दैट इज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया हो जाता है बच्चों, भूख प्यास नहीं लगता है, अर्थात भूख हमारे शरीर में क्या होता है, भूख नहीं लगता है। इसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो भूख नहीं लगता है। रेसेस ऑन द बॉडी, पूरे बॉडी पर क्या हो जाती है, रेसेस पड़ जाती है ना, अर्थात चकत्ते पड़ जाते हैं। पूरे बॉडी पर क्या देखने को मिलता है, रेसेस, चकत्ते देखने को मिलता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, और क्या जी मिचलाता है, वोमिटिंग होता है, उल्टी होता है ना। तो जी मिचलाना, ये सब आप इसको साइन एंड सिम्टम्स के माध्यम से देखते हैं, है ना। अर्थात डॉक्टर जिस चीज़ को देखता है वो आंखों के साथ कुछ उसको जज करता है, आंखों के द्वारा उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और कान से सुनता रहता है। तो जो कान से सुनता रहता है, आंखों से ऑब्जर्व करता है बच्चों, इसलिए इस दोनों को मिलाकर साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं। कुछ चीज़ डॉक्टर आंखों से देखकर ऑब्जर्व करता है और कुछ चीज़ें वो कान से सुनता है ना।
जिसको हम साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर ये सब कैरेक्टरिस्टिक, ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे। बॉडी पर क्या पड़ जाएंगे, रेसेस पड़ जाएंगे, चकत्ते पड़ जाते हैं, नाजिया होता है, जी में चलाता है, वोमिटिंग होता है ना, उल्टी होता रहता है। साथ ही साथ और क्या होगा बच्चों, अब देखिए ये तो रहा क्लासिकल डेंगू फीवर। अब देखिए हम दूसरे डेंगू फीवर की बात करते हैं जिसको हम हेमरेजिक फीवर कहते हैं। हेमरेजिक डेंगू फीवर में क्या कैरेक्टर्स आएंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ, गम्स एंड स्किन ब्रूसिंग। क्या होता है बच्चों, पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है। क्यों ब्लीडिंग होने लगता है, जैसे कि मैंने बताया कि जब इस प्रकार का जब डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है बच्चों, तो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का क्लॉटिंग एजेंट होता है। जब हमारे बॉडी में किसी प्रकार के वेसल्स रप्चर होते हैं तो वो वहाँ जाकर क्या करता है, क्लब बना लेता है, अर्थात वहाँ क्लॉटिंग होने लगता है और हमारे जो वेसल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होने पाती। जैसा कि देखिए, अगर ये हमारा कोई ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स में बीच बीच में ऐसे रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो यहाँ जो प्लेटलेट्स होते हैं बच्चों, यहाँ आके क्या करते हैं, यहाँ प्लग बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये वेसल्स बंद हो जाते हैं और ब्लड बाहर आने नहीं पाता है। लेकिन जब हमारे बॉडी में अनवरत क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, तो वहाँ जो क्लॉटिंग हो रहा है वो क्लॉटिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पूरे ब्लड हमारे आसपास के बॉडी में सब जगह क्या हो जाएंगे, जमा हो जाते हैं। इसको हम हेमरेज कहते हैं। तो हेमरेज की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये ब्लड जो होता है नाक के माध्यम से भी निकलने लगेगा, आँख के माध्यम से निकलने लगेगा, मुंह से निकलने लगेगा, मसूड़ों में भी ये वेसल्स टूटने लगते हैं और ब्लड निकलने लगता है। तो बॉडी के सब जगह से बच्चों ब्लीडिंग होने लगता है, अर्थात हेमरेज होने लगता है, पूरा ब्लड ही ब्लड फैल जाता है ना। तो ये सिम्टम्स देखने, अगर पेशेंट के नाक से भी ब्लड आता है, मुंह से भी ब्लड आता है, आँख से भी ब्लड आता है, कान से भी ब्लड आता है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, सीवियर एंड कंटिन्यूअस स्टमक पेन। पेन जो स्टमक है बच्चों, स्टमक में पेट के हिस्से में क्या होता है, बहुत स्पास्मेटिक पेन होता है, ऐंठनदार दर्द होता है, बहुत तेज़ी से दर्द होता है, अर्थात क्या होता है, बहुत पेशेंट को कंफर्ट महसूस नहीं होगा, अर्थात वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसको क्या कहते हैं, सीवियर स्टमक पेन कहते हैं, या स्पास्मोडिक पेन हम कह सकते हैं। बहुत तेज़ी से दर्द होता है पेट वाले हिस्से में। फ्रिक्वेंट वोमिटिंग विद और विदाउट ब्लड, अर्थात बहुत तेज़ी से, अर्थात फ्रिक्वेंट माने होता है बार बार वोमिटिंग होना, बहुत जल्दी जल्दी उसको वोमिटिंग होता रहेगा, अर्थात उसमें या तो ब्लड के साथ वोमिटिंग होगा या बिना ब्लड के भी वोमिटिंग हो सकता है, लेकिन बार बार उल्टी बना रहेगा। पेल कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, जो स्किन होता है बच्चों, जैसा कि आप देखे होंगे नहाने के बाद जो है ये देखिए अंगुली का जो टिप हिस्सा होता है बिल्कुल खुरदुरा खुरदुरा बन जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा लगेगा, पेशेंट को कोल्डनेस महसूस होता है, ठंडा, पूरे जो स्किन होती है वो बिल्कुल सिकुड़ी सिकुड़ी हो जाती है, टिप्स पर अर्थात टॉप पर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जैसे नहाने के बाद बिल्कुल नहीं हो जाता है खुरदुरा खुरदुरा, तो ऐसा हो जाएगा। अब पूरा उसको कोल्डनेस महसूस होगा, ठंडा ठंडा उसको लगने लगेगा बहुत तेज़ी से, अर्थात चीलिंग होने लगता है। एक्सेसिव थर्स्ट, ड्राई माउथ, बहुत तेज़ी से उसको प्यास लगेगा और उसका मुँह हर समय सूखा सूखा बना रहेगा, है ना। रैपिड वीक पल्स, अर्थात जो पल्स है बच्चों वो पल्स रेट एकदम डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हार्ट का बीट रेट है, जो हार्ट बीट रेट है वो 60 से नीचे चला आएगा बहुत तेज़ी से, अर्थात हार्ट का जो बीट है बहुत डाउन हो जाएगा। जब हार्ट का बीट डाउन हो जाता है बच्चों तो पल्सेस बहुत डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एडिक्वेट सप्लाई जो होता है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता है। तो जब ब्रेन में हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती सप्लाई कम हो जाती है तो पेशेंट को क्या होगा, कमजोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी, है ना, पूरे सब जगह वो थका थका अपने को फील करेगा, कमजोरी हो जाएगी, अर्थात उसको लॉस, उसको एनर्जी लॉस समझ में आएगा, है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि पल्सेस डाउन हो गई, हार्ट बीट रेट डाउन हो जाता है, वो 60 के नीचे जब हो जाता है तो एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर सुस्त हो जाता है, हमको थकान महसूस होती है, हमको कमजोरी महसूस होती है ना। अगला क्या होता है बच्चों, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाता है ना, ब्रीथलेसनेस, रेस्टलेसनेस ये देखने को मिलता है, सांस में बहुत डिफिकल्टीज, अर्थात रेस्पिरेटरी रेट डाउन हो जाता है ना, तो जिसको रेस्पिरेटरी लॉस होने लगता है। अगला क्या है बच्चों, रेस्टलेसनेस एंड कांस्टेंट क्राइंग, पेशेंट हर समय कराहता रहेगा, बहुत तेजी से चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा और उसको रेस्टलेसनेस महसूस होगी। ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर पेशेंट का बच्चों प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेजी से गिरता है, समझ में आए, है ना, अगर उसको चारों तरफ से उसके बॉडी से खून निकल रहा है, आँख से, नाक से, मुंह से ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये डेंगू का प्रॉब्लम हो सकता है। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रीथलेसनेस होगा, रेस्टलेसनेस होगा, बार बार कराहता रहेगा, उसका जो पल्सेस हैं वो डाउन हो जाएंगी, हर समय प्यास लगा रहेगा, थर्स्ट हो जाएगा, भूख नहीं लगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, तो ये सब सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं।
आइए बात कर लेते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या होता है इसका। अगर हो गया तो उसका प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। नो वैक्सीनेशन फॉर द डेंगू फीवर इज अवेलेबल, अर्थात डेंगू फीवर के लिए बच्चों किसी प्रकार का कोई कारगर इलाज नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो इसका वैक्सीनेशन नहीं, अगर पहले से हम कोई वैक्सीन लगवा लें जिसकी वजह से डेंगू फीवर ना होने पाए बच्चों, तो अभी तक डेंगू फीवर का कोई वैक्सीनेशन नहीं बना है ना, कोई वैक्सीन नहीं बना है। मॉस्किटो एंड देयर एग्स शुड बी एलिमिनेटेड, अगर बच्चों हम एक प्रिकॉशन लें, एक प्रकार का प्रिवेंशन करना चाहें, तो क्योंकि बच्चों समझदारी ही उपाय है, अगर समझदारी है ट्रीटमेंट है, तो हमको क्या करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास के माहौल में अगर पानी टिका रहेगा तो पानी में ही ये अपना क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, अपने अंडों को देते हैं, जिसकी वजह से उसमें लार्वा उनके जनरेट होते हैं, बनते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो आसपास का पानी है उसको क्या कर देना चाहिए, सबसे पहले वहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था करनी चाहिए, प्रॉपर उसकी निकासी करनी चाहिए। अगर बाई द वे ऐसा नहीं हो पा रहा है और वहाँ उसके अंडे हो गए, तो अंडे को नष्ट करने के लिए हम क्या करें, अर्थात उसके अंडे को नष्ट करने के लिए, उसके लार्वा को नष्ट करने के लिए लार्विसिडल्स कुछ ऐसे बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हम लगा सकते हैं, उनका उपयोग करके उनको समाप्त कर सकते हैं, या केरोसिन ऑयल्स के द्वारा हम उसका एरिडिकेशन कर सकते हैं। तो वही इसमें कहा गया है मॉस्किटोज एंड देयर एग्स शुड बी एलिमिनेटेड, अर्थात अगर उनके मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटो के एग हैं और या फिर मॉस्किटोज हैं, तो उनको हमको पूर्ण रूप से एलिमिनेट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। वियर क्लॉथेस एंड कवर्स द बॉडी, अपने शरीर को पूर्ण रूप से कपड़ों से ढक के रखना चाहिए, फुल कपड़े पहनना चाहिए, जिसकी वजह से मॉस्किटो का प्रकोप हमारे ऊपर ना हो पाए, मॉस्किटो का कोई प्रभाव ना होने पाए। तो क्या करना चाहिए, हम अपने पूरे बॉडी को कवर करने के लिए क्या करें, अर्थात फुल आस्तीन कपड़ों का प्रयोग करें। नो स्पेसिफिक थेरेपी इज अवेलेबल, इसके लिए कोई स्पेसिफिक कारगर थेरेपी नहीं है। सिम्टोमेटिक केयर्स इंक्लूडिंग बेड रेस्ट, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, इसमें क्या होता है बच्चों, इसका सिम्टम्स के आधार पर, जिस प्रकार से सिम्टम्स अरेंज हो, जिस प्रकार से सिम्टम्स दिखाई दे, उसके आधार पर हमको केयर करना चाहिए। जैसे बेड रेस्ट, पेशेंट को क्या करना चाहिए, बेड रेस्ट देना चाहिए। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, अर्थात क्योंकि इसमें एक्सेसिव वाटर लॉस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वोमिटिंग के माध्यम से पानी निकल जाता है, तो इसको हर समय एडिक्वेट एक जो पानी का एक लेवल है उसको मेंटेन रखना चाहिए। हर समय पेशेंट को क्या करना चाहिए, एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक करना चाहिए, उसको हर समय पानी क्या करते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। तो पानी की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो पानी होता है बच्चों, ये एक प्रकार का यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जो हमारे बहुत सारे हर एक कंपोनेंट को डिजॉल्व करने का काम करता है। तो प्रॉपर फ्लूइड हमारे बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। एंड एनाल्जेसिक मेडिसिन इज रिकमेंडेड, क्या होता है बच्चों, एनाल्जेसिक जो मेडिसिन होता है वो हमको लेना चाहिए। एनाल्जेसिक माने क्या होता है बच्चों, दर्द निवारक, तो जो दर्द से रिलेटेड, क्योंकि बहुत इसमें पीड़ा होता है, बहुत ही दर्द होता है, तो हमको पेन किलर लेना चाहिए, एनाल्जेसिक मेडिसिन लेना चाहिए। डू नॉट टेक एस्पिरिन एंड डिस्प्रिन, हमको एस्पिरिन और डिस्प्रिन नहीं लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो हमारे हार्ट पर सीधे असर डालते हैं, तो हमको एस्पिरिन या डिस्प्रिन नहीं लेना चाहिए। यूज पैरासीटामोल टैबलेट सिरप फॉर फीवर, तो फीवर के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, जब फीवर हमारे बॉडी में बना, क्योंकि ये फीवर ही होता है इसमें, तो हमको पैरासीटामोल का प्रयोग करना चाहिए, चाहे टैबलेट के रूप में चाहे सिरप। अगर बच्चा है तो स्वाभाविक रूप से उसको सिरप चाहिए, और एडल्ट है तो उनको टैबलेट चाहिए, क्योंकि पैरासीटामोल क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का एंटीपायरेटिक होता है जो ज्वर निवारक होता है। अर्थात हमको फीवर होता है तो फीवर को समाप्त करने के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक लेते हैं, और दर्द को समाप्त करने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक लेते हैं। तो एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक दोनों हमको लेना चाहिए। जैसा कि ये फिगर आप जो देख रहे हैं, ये पैरासीटामोल टैबलेट है जो डोलो के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, 600 डोलो 650 mg है ना। तो इसका प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, ये एंटीपायरेटिक के रूप में करते हैं, और एनाल्जेसिक्स के रूप में बहुत सारे पेन किलर्स हमको मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये सब बच्चों हम लोगों ने आज के वीडियो में डेंगू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को जान लिया, जिसमें हम लोगों ने डेंगू किसकी वजह से होता है, कौन सा वायरस है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, प्रिकॉशन, ये सब बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आप लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी रहा होगा, ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम आपको वीडियो भेजते रहें, तो बच्चों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी वायरल बीमारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।